टू द क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 19 ऑफ चैप्टर 8 जर्नल. ठीक है, पेज नंबर इज 8.56 एंड द राइटर इज टीएस ग्रेवाल. सो लेट्स स्टार्ट. हमें जर्नल एंट्रीज करनी है. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कौन सा कर रहे हैं हम लोग? 19 कर रहे हैं. ठीक है, तो अभी तक जर्नल एंट्रीज के रूल्स क्लियर हो गए होंगे ऑब्वियसली जो यहां तक पहुंचा है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. फर्स्ट पॉइंट है श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट. यानी इंसॉल्वेंट का मतलब कि श्याम जो है उसका जो बिजनेस है वो ऑलमोस्ट डूब गया, वो उसका बिजनेस बंद हो गया. इंसॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं दिवालिया होना. वो दिवालिया हो गया, मतलब अब वो अपने कर्ज को या अपने जो भी बिजनेस के पैसे हैं जिससे उसने ले रखे हैं उन्हें देने की कंडीशन में वो नहीं है. उसका बिजनेस जो है बंद हो रहा है. ओके, इंसॉल्वेंट हो गया. Compensation of 75 पैसे in a rupee was received from his official receiver. और जो कोई भी उसका अकाउंट्स वगैरह मैनेज कर रहा है, जो उसका ऑफिशियल रिसीवर है, उससे बहुत मुश्किल से बहुत जद्दोजहद के बाद हमें कॉम्पनसेशन मिल पा रहा है. कितने का? 75 पैसे इन अ रुपी. यानी 1 रुपए में 75 पैसे. अगर हमने 1 रुपए दे रखे हैं तो हर 1 रुपए पे वो 75 पैसे हमें दे देगा. यानी बाकी के जो 25 पैसे हैं हर 1 रुपए पे 75 पैसे ही विल गिव अस, और जो 25 पैसे बच रहे हैं वो डूब गए. ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, 1 रुपीज मान लीजिए कि हमने उसे दिया हुआ है, तो 1 रुपीज तो हमने उसको श्याम को दिया है और 75 पैसे वो हमें पे कर देगा. यानी 75 पैसे तो हमें वापस मिल जाएंगे, लेकिन बचे हुए 25 पैसों का क्या? बचे हुए जो 25 पैसे हैं दैट इज बैड डेट्स. क्या हो गए? बैड डेट्स हो गए. ठीक, बात समझ में आई. तो श्याम इंसॉल्वेंट हो गया है और उससे हमने बहुत मेहनत के बाद हर पर 1 रुपी में 75 पैसे रिसीव किया है. बाकी 25 पैसे कहाँ चले जाएंगे? बैड डेट में चले जाएंगे. ठीक है, आगे क्या लिखा है? ही ओड अस. उसने हमसे कितने रुपए ले रखे थे? 10,000 रुपए. मतलब 10,000 रुपए उसे हमें चुकाने थे. तो हमने शाम को कितने रुपए दे रखे थे? 10,000 रुपीज. 10,000 रुपीज हमने दे रखे थे. ठीक, अब पर 1 रुपए में कितना मिल रहा है? 75 पैसे. तो 10,000 में कितना मिलेगा? बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, 0.75. ठीक है, या 0.75. 100 की जरूरत नहीं है, 0.75. ओके, आप 100 तब करोगे जब आप पॉइंट नहीं लगा रहे हो. तो 1 रुपए में कितने मिल रहे हैं? 75 पैसे. 0.75 क्यों हुआ? 75 पैसे हम लिख रहे हैं ना. पैसे कैसे लिखते हैं हम? अपॉन 100 करके लिखते हैं ना. 1 रुपए में कितने पैसे हो गए? 100 पैसे. तो 75 पैसे लिखने होंगे तो हम क्या करेंगे? 0.75 या 75 अपॉन 100. बात बराबर है. क्लियर? तो हमें इतने रुपए जो है वो मिल जाएंगे. तो 10,000 इंटू 0.75 आप करो, कितना आएगा? 75. पहली बार कितने जीरो है? 1 2 3 4 जीरो. 4 जीरो लगाया आपने और पॉइंट कहां पर लगाना है? तो 2 डिजिट्स के पहले. तो 2 डिजिट्स के पहले यानी 7,500 जो अमाउंट है वो हमें मिल जाएगा. बात समझ आई कि 10,000 हमने शाम को दे रखा है, हमें उससे मिल जाएगा कितना? 7,500 हमने रिसीव कर लिया है. ठीक है, बाकी के 2,500 जो बचे, कितना बैलेंस बचा? 10,000 में से 7,500 का बैलेंस कितना बचा? 2,500. ये 2,500 ये पैसा हमारा डूब गया है, ये पैसा हमें नहीं मिल पाएगा. क्लियर हो गई बात? अब इसकी जर्नल एंट्री पे आते हैं. डेट क्या है? इज देयर एनी डेट? नहीं, पॉइंट है सिर्फ, तो पॉइंट देखते हैं. अब इसकी जर्नल एंट्री पे आते हैं. क्या है जर्नल एंट्री? हमें कैश कितना रिसीव हुआ है, जो पैसे आए. कैश एसेट होता है, एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं. तो कैश हमारे पास कितना रिसीव हो रहा है? 7,500 हमने रिसीव किया, कैश आया, तो कैश हमारे पास आ गया कितना? 7,500. तो कैश अकाउंट डेबिट कितना? 7,500. ठीक, क्लियर? डूबा कितना? 2,500. ये जो पैसा डूबा होता है इसको क्या बोलते हैं? बैड डेट्स. बैड डेट्स एक तरह से एक्सपेंसेस है, आपका नुकसान है, और नुकसान हुआ तो आप क्या करोगे? उसे डेबिट करोगे. ठीक है, रूल सबको याद होगा कि एसेट और एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट, घट रहे हैं तो क्रेडिट. LIC अगर बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट और घट रहे हैं तो डेबिट. LIC यानी लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल. क्लियर?
ये रूल है। तो बैड डेट क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट करेंगे, बैड डेट बढ़ गया ना हमारा, तो एक खर्चा बढ़ गया बैड डेट, तो बैड डेट डेबिट करेंगे। कितना रुपीस है बैड डेट, 2500। ओके, और टू कौन, श्याम। श्याम इंसॉल्वेंट, श्याम हमारा क्या था, डेटर था ना, श्याम हमारा डेटर था, जिसने हमसे कुछ उधार ले रखा है वो हमारा डेटर है। कैसे, कोई भी जो हमें पैसे देगा, जो हमें पैसे देने वाला है वो हमारा डेटर है। तो श्याम हमारा डेटर था, डेटर यानी एसेट, भाई हमें पैसे मिलने वाले थे तो एसेट था। अब एसेट कम हो गया, वो था लेकिन अब उसको जो चुकाना था उसने चुका दिया, तो अब एसेट कम हो गया तो क्या कर देंगे, उसको श्याम को क्रेडिट कर देंगे। तो हम टू श्याम अकाउंट, ठीक है, श्याम अकाउंट लिखेंगे या फिर टू श्याम लिखेंगे। नाम के आगे अगर अकाउंट लगा रहे हो आप तो एपोस्ट्रोफी एस लिखोगे, और नहीं तो आप ये पूरा नहीं लिखोगे, टू श्याम लिख के खत्म। ठीक है, टोटल कितना श्याम ने पैसे ले रखे थे, 10,000। क्लियर हो गई बात। नरेशन सबको मालूम है, अभी तक का नरेशन बहुत बार सिखाया जा चुका है। ठीक है, बीइंग श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 7500 रिसीव्ड एंड 2500 इज बैड डेट्स। ठीक है, जो भी आपका पूरा ट्रांजैक्शन है उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने को ही नरेशन कहते हैं। उसको आपको सामने वाला पढ़ के ये समझ जाए कि किस चीज का ट्रांजैक्शन है, ऐसा लिखना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश whose account was written off last year as bad debts 5,000। तो एक रमेश है, ठीक है, जिन्होंने पहले पैसा ले रखा था और उसके बाद उन्होंने चुकाया नहीं उसे, तो हमने ये मान लिया कि ये पैसा डूब गया हमारा। ठीक है, तो हमने उसे क्या कर दिया था, पिछले साल हमने उसे बैड डेट में डाल दिया था कि ये पैसा तो हमारा डूब गया। तो लास्ट ईयर उस पैसे को हमने क्या कर दिया था, बैड डेट में डाल दिया। ठीक, करंट ईयर क्या हुआ, अचानक से हमारे पास वो पैसा आ गया, तो कैश आ गया। कैश बढ़ा बिजनेस में यानी एसेट बढ़ा, तो एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर, कैश आ गया ना, कैश बढ़ गया तो डेबिट करेंगे। कितना रुपए था ये, 5000, तो 5000 रुपए कैश बढ़ गया सिस्टम में, तो 5000 रुपए कैश को हम डेबिट करेंगे। टू क्या होगा, टू में होगा हमने उस चीज को पिछले साल बैड डेट्स पे डाल दिया था। क्लियर, हमने मान लिया था कि बैड डेट में चला गया है, तो अभी हमें रमेश से कोई मतलब नहीं, क्योंकि रमेश का अकाउंट जो खुला था वो हमने बैड डेट मान के खत्म कर दिया था। तो अब हम इसको क्या करेंगे, लिखते हैं जब बैड डेट का पैसा वापस आ जाता है अचानक से, तो उसको कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। मतलब हमने जो भी बैड डेट में डाला था उसमें से कुछ क्या हो गया, रिकवर हो गया, तो बैड डेट्स रिकवर्ड। क्लियर, तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। अब रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड का मतलब ये है कि हमें पैसे पे करने हैं लैंडलॉर्ड को, पर अभी तक हमने पे नहीं किया है, वो रेंट ड्यू है, मतलब उसकी डेट निकल चुकी है, हमें पे कर देना चाहिए था, बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस वी वर नॉट एबल टू पे द रेंट। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमें वो रेंट पे, फॉर एग्जाम्पल अगस्त का रेंट हमें पे करना था, ठीक है, ये सितंबर है, अगस्त का रेंट हमें पे करना था और वो रेंट हम नहीं पे कर पाए, तो क्या है, वो रेंट ड्यू हो गया। मतलब हमें मालूम है कि वो खर्चा किस महीने का है, अगस्त का है, और लेकिन अभी तक हम उसे पे नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए क्या एंट्री होती है, ऐसे जो भी रेंट ड्यू, सैलरी ड्यू, इसके लिए क्या एंट्री होती है, सिंपल रेंट, एक आपका रेंट अकाउंट खुलेगा जो आपको देना ही है, भले वो आज दो, कल दो, परसों दो, देना ही है। और जो ड्यू होते हैं, मतलब जो अभी आपको पैसे पे करने हैं, बाकी है, यानी वो आपके लिए लायबिलिटी है, और इस चीज को हम एक नाम देते हैं आउटस्टैंडिंग। आप पूरा लिख सकते हो, तो इस चीज को हम क्या नाम देते हैं, आउटस्टैंडिंग, अभी देना बाकी है। तो हम रेंट को कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट में, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट खोल देंगे हम। ठीक है, ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है। मतलब जो रेंट था वो हम कैश में दे रहे थे तो बात खत्म हो जाती है, अब हमने नहीं दिया तो हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, वो क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, और ये अमाउंट कितना है, 8000। ठीक, क्लियर हो गई बात। ऐसे ही है सैलरीज ड्यू टू स्टाफ। अब सैलरी भी ड्यू है, सैलरी भी हमें पिछले महीने का दे देना चाहिए था लेकिन हम नहीं दे पाए। ठीक है,
हम नहीं दे पाए, मान लो बिजनेस में बहुत लॉस हो गया और हम इस महीने सैलरी नहीं दे पाए, लेकिन हमें देना है। ऐसा नहीं है कि हम सितंबर में अगर वो सैलरी देंगे तो हम अगस्त की छोड़ देंगे। अगर हमने नहीं दिए तो हमें वो भी जोड़ के देना पड़ेगा। तो इसके लिए भी सेम ऐसी एंट्री बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, जो सैलरी हमें देना था वो हम डेबिट करेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। क्लियर हो गया? तो ये है 10,000, दिस इज 10,000। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, प्लेस इन ऑर्डर विथ राकेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस। राकेश को हमने एक ऑर्डर प्लेस किया है, राकेश को हमने एक ऑर्डर प्लेस किया है 1 लाख रुपए का। ठीक है, एक तो बात है कि हमने 1 लाख रुपए का एक ऑर्डर दिया है, ठीक, कि हम 1 लाख रुपए का माल चाहिए, ये तुमने ऑर्डर दे दिया। ओके, अब इन दिस कनेक्शन रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज इन एडवांस बाय चेक, और इसीलिए हमने जो 1 लाख रुपए का ऑर्डर दिया उसके लिए हमने उसे 10,000 रुपीज का एडवांस भी दिया है। कैसे दिया है? बाय चेक। तो हमने 10,000 रुपीज का एक चेक भी दिया है, किस नाम पे? कि भाई ये एडवांस है आपका, जो हमने आपको 1 लाख रुपीज का ऑर्डर दिया है उसके लिए। अब आप इसमें जर्नल एंट्री किस अमाउंट का करोगे? आप जर्नल एंट्री सिर्फ उस अमाउंट का करोगे जिसका पैसा गया है, जो सिर्फ ओरली बात हुई है या रिटन में भी बात हुई है और जिसका पैसा अभी नहीं गया है वो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। इसका मतलब जो 10,000 एडवांस गया है हम सिर्फ उसे ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो इसको आप एक नाम दोगे क्या? एडवांस फॉर गुड्स। ठीक है, एडवांस फॉर गुड्स, ये आपका पैसा गया है। ठीक है, इसको आप क्या नाम दोगे? एडवांस फॉर गुड्स। और कैसे पे किया है आपने? चेक से, यानी क्या आएगा? कैश नहीं आएगा, क्या आएगा? बैंक अकाउंट आएगा। ठीक है, क्या आएगा? बैंक अकाउंट। बैंक से आपके पैसे जा रहे हैं, बैंक एसेट है, एसेट बैंक से पैसे कम हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बैंक से पैसे कम हो रहे हैं तो एसेट से, जब एसेट कम होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो 10,000 रुपीज आपने एक नया अकाउंट खोल दिया कि एडवांस हमने ये दिया है, और 2 क्या हो गया? बैंक अकाउंट। ठीक, बात समझ आ गई? ये हो गया आपका 6th पॉइंट। अब आते हैं, सॉरी 5th पॉइंट था ये, अब 6 पे आते हैं। सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 3600 टू संजय। संजय को 3600 का हमने, कितने का? 3600 का गुड सप्लाई किया है, यानी सप्लाई गुड्स भेजा है ना। गुड्स भेजने का क्या मतलब है? आपने या तो उधार में बेचा होगा या कैश में, मतलब पैसे आ गए होंगे तब भेजा होगा। माल जनरली कब जाता है? जब आप पेमेंट कुछ ना कुछ रिसीव कर लो। बिना पेमेंट रिसीव के कोई माल नहीं देता है। ठीक है, तो संजय को आपने 3600 का गुड सप्लाई किया, यानी ये क्या हो गया? 3600 का सेल्स हुआ। अच्छा, ये 3600 कॉस्ट है, ये क्या लिखा है उसमें कि गुड्स कॉस्ट है 3600, सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 3600 टू संजय। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई? इशूड इनवॉइस एट 20% अबव कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हमने जो माल भेजा है या जो बेचा है माल, उसका जो कॉस्ट प्राइस है यानी सीपी, जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 3600 है। लेकिन हमने जो बिल, जो इनवॉइस भेजा है उनके पास, उसमें हमने कितने पैसे मांगे हैं ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। देखिए, इनवॉइस में बोला गया कि अब 20% अबव कॉस्ट, तो एक तो 3600 कॉस्ट है, 20% अबव किसका? इस कॉस्ट का। ठीक है, हमने 20% ज्यादा मांगा है इस कॉस्ट से, भाई हमारा प्रॉफिट भी तो कुछ होगा ना, तो हमने क्या किया? इससे 20% ज्यादा मांग लिया। तो अब कितना हमने इनवॉइस इशू किया? 3600 का। पहली बात तो 20% निकालेंगे, ये आएगा 720, कैलकुलेट कर लीजिए, ये आएगा 720। ओके, तो 720 रुपीज हमने ज्यादा
मांगा है किससे, कॉस्ट से, यानी टोटल प्राइस हमने कितना मांगा 3600 प्लस 720। ओके क्लियर। तो ये कितना हुआ, टोटल करेंगे 24320। बात समझ आ गई। हमने जो इनवॉइस रेज किया वो किस अमाउंट का हमें करना था, 4320 का। लेकिन उसके बाद एक और बात आ गई कि ये तो हमने प्रॉफिट मार्जिन मानते हुए ये प्राइस कर लिया, उसके बाद हम ये भी तो दिखाते हैं ना कि हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं आपको, तो 10% का हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। बात समझ आ रही है। कॉस्ट ये था, इस कॉस्ट पे 20% हमने ज्यादा प्राइस उनको बताया कि ये प्राइस आपको पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया तो उनको कि 4320 ये आपको दाम हमें चुकाना है। ठीक है, ये हमारी कैलकुलेशन हो गई अंदर की। और उसके बाद हमने बताया कि यू हैव टू पे 4320। क्लियर। तो फिर सामने वाले बंदे ने बोला भाई आप कुछ डिस्काउंट भी तो ऐसे थोड़ा होता कि आप जो बोलोगे वही हो जाएगा। तो उन्होंने जब बोला तो हमने क्या बोला, ठीक है 10% आप ट्रेड डिस्काउंट ले लो। क्या ले लो, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या था, वो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट एक्सप्लेन किया हुआ एक वीडियो में, आप उसको चेक कर लेना। ट्रेड डिस्काउंट यानी पहले ही डिस्कशन हो गया, ऐसा नहीं कि पेमेंट के टाइम पे डिस्काउंट दे रहे हैं, वो हमारा कैश डिस्काउंट होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट हमने डिस्कशन कर लिया उन्होंने कि नहीं आप जो ये प्राइस बता रहे हो, आप एक काम करो हमें ट्रेड डिस्काउंट दो। ठीक है, हमें डिस्काउंट दो। तो हमने उन्हें 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। अब 4320 का 10% कितना आएगा, 432। इतना हमने डिस्काउंट दे दिया। तो अब आप देखिए हमें उनसे पैसे लेने थे कितने, 4320, और हमने डिस्काउंट दे दिया 432। तो अब हमारा जो बैलेंस अमाउंट बचा, आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो बैलेंस अमाउंट 3888। इतने पैसे हमने उनसे लिए, इतने पैसे हमने उनसे लिए। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से एक बार पॉज करो, वापस से रिवाइंड करो, फिर चेक करो। ठीक है, 3600 कॉस्ट था, उससे 20% ज्यादा हमने पैसे मांगने का सोचा। हमने उनको प्राइस कोट किया कि 4320 आपको प्राइस पड़ेगा, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं हमें कुछ डिस्काउंट चाहिए, तो हमने उन्हें 10% डिस्काउंट दे दिया। तो अब जो फाइनल प्राइस का इनवॉइस भेजा हमने, वो कितने रुपए का भेजा, 3888 का हमने इनवॉइस भेजा। बात समझ आ गई। तो अब देखिए अब इसकी एंट्री क्या होगी, इस पे बात करते हैं। अब ये तो अमाउंट है जो हमें क्लियर हो गया, अब एंट्री पे बात करते हैं। भाई हम माल बेच रहे हैं और सामने वाले को हमें पैसे देने हैं, हमें पैसे देने, यही तो होना है ना, सामने वाले को हमें पैसे देने हैं। तो सामने वाला हमारा क्या हो गया, क्या कहलाएगा, वो हमारा डेटर कहलाएगा, है ना। उसे हमें पैसे देने हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। तो एक हमारा डेटर क्रिएट हो गया, एक हमारा डेटर यानी एसेट बढ़ गया। एसेट बढ़ा तो डेबिट करेंगे, तो डेटर अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक हमारा डेटर क्रिएट हो गया। और ये जो माल भेजने का और इनवॉइस भेजने का प्रोसेस है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम माल बेच रहे हैं, यानी प्रोसेस क्या है, सेल्स है। तो टू सेल्स अकाउंट, एक्चुअल में हम ये क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये कैश सेल्स नहीं है, कैश सेल्स नहीं है, क्लियर कट लिखा है कि कैश सेल नहीं है, इनवॉइस भेजा गया है अभी। ठीक है, तो कैश सेल्स नहीं है यानी क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल होता है तो जिसको हम बेचते हैं उसका नाम आता है, यहाँ पे हमें नाम नहीं मालूम है तो हम क्या लिखेंगे, डेटर अकाउंट लिखेंगे। क्लियर। ट्रेड डिस्काउंट को हम जर्नल में नहीं दिखाते हैं, अलग से अमाउंट सब्ट्रैक्ट किया हुआ दिखाते हैं, लेकिन अलग से हम नहीं दिखाते। अलग से कौन से डिस्काउंट को दिखाते हैं, कैश डिस्काउंट को। तो यहां पर आ जाएंगे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या हो गया 3888, और ये अमाउंट से हमारी ये जर्नल एंट्री हो गई। क्लियर हुई बात। इस एंट्री में कुछ ज्यादा है नहीं, कोई कंफ्यूजिंग है नहीं। ठीक है, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब एक लास्ट एंट्री बची है, वो हम यहां पर देख लेते हैं। आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन। या तो लास्ट एंट्री, पेड कैश टू राधे फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग। ठीक है, अब राधे से हमने कुछ जो है प्रिंट कराया था और उसको अभी तक पैसे नहीं दिए थे, तो उसका जो बिल था वो आउटस्टैंडिंग था। ठीक है, अब हमने उसे वो पैसे क्या कर दिए, अब हमने उसे वो पैसे दे दिए।
तो इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, ये लास्ट एंट्री आपकी यहीं पर देख लीजिए आप, राधे डेबिट टू कैश। अमाउंट नहीं दिया है इसमें, इसलिए अमाउंट हम नहीं लिखेंगे, पर ये एंट्री क्यों हुई ये समझ लीजिए कि राधे को हमें पैसे चुकाने थे, हमने उससे कुछ काम कराया और अभी तक हमने पैसे नहीं दिए, तो इस हिसाब से राधे हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, हमें पैसे चुकाने थे यानी वो क्रेडिटर हो गया हमारा, ठीक है। और अब हम पैसे चुका रहे हैं तो क्रेडिटर कम हो गया, क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी कम हो जाती है तो क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो इसलिए राधे को हमने क्या किया, अभी तक हमारी लायबिलिटी थी राधे, हमें उसे पैसे चुकाने थे, अब वो लायबिलिटी कम हो गई क्योंकि हमने पैसे चुका दिए, तो लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट हो जाएगा और कैश हमारे पास से चला गया, एसेट हमारा कम हो गया, एसेट कम होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है।